असली शिवजी और नकली शिवजी। दो पहाड़ों के बीच शिवधाम नामक एक बहुत खूबसूरत गांव बसा था। इस गांव के लोग साधारण तरीके से अपना जीवन बिताते थे। ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी करने में खुश थे। 200 लोगों की आबादी वाले इस गांव में सारे लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। रहने के लिए शहर से दूर शिवधाम एक शांतिपूर्ण जगह थी, पर इस गांव की एक ही परेशानी थी, गोलू और गोलू के 4 बदमाश दोस्त। गोलू और उसके दोस्त हमेशा गांव के चौराहों पर बैठकर गलत चीजों का सेवन करते थे, जिससे वो हमेशा नशे में ही दिखाई देते थे। रात में इनके नशे में होने के कारण गांव वालों को अक्सर परेशानी उठानी पड़ती थी और बहुत बार शिकायत करने के बाद भी सरपंच जी ने कोई कार्यवाही नहीं की थी, क्योंकि गोलू उनका खुद का बिगड़ा हुआ लड़का था। आखिर गांव वालों ने इनके मुंह ना लगना सही समझा। इस गांव में मनोज नाम का एक ईमानदार आदमी रहता था। रमेश और मनोज दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, जो हमेशा साथ में ही रहते थे। गांव के चौराहों से गुजरते वक्त रमेश मनोज से कहता है, कुछ भी बोलो मनोज भाई, इस बार फसल अच्छी उगाई है। हाँ रमेश, हमारे गांव की जमीन है ही इतनी उपजाऊ, इस बार भी अच्छा मुनाफा होगा, देख लेना। बगल में चौराहे पर बैठकर गोलू अपने बदमाश दोस्तों के साथ मनोज की सारी बातें सुन रहा था। मुनाफा होगा तो हमारा हिस्सा तुम खुद दोगे कि हम घर पर आकर ले लें? गोलू के सारे दोस्त जोर से हंसने लगते हैं। ये गलत बात है, मेहनत करें हम और मुनाफा ले जाओ तुम। अरे मनोज भाई, हम भी मेहनत करेंगे ना तुमसे पैसे छीनने में, क्योंकि आप लोगों ने मेरे सरपंच पिताजी से कहकर मेरा सारा खर्चा पानी बंद करवा दिया है, तो कहीं ना कहीं से लेना तो पड़ेगा ना। सही कहा भैया जी। मनोज गोलू की बातें सुनकर डरने लगता है। चलो यहाँ से मनोज, इनके मुंह लगना ठीक नहीं है। इनको तो कोई काम धंधा नहीं है, पर हमको तो है। ऐसे बोलकर मनोज और रमेश अपने खेत की तरफ चलने लगते हैं। मनोज गांव में सभी की मदद करता था। गांव वालों से भी मनोज को काफी सम्मान मिलता था। मनोज के खेत में 2 मजदूर काम करते थे। खेत पर पहुंचते ही मनोज अपने दोनों मजदूरों को खेत में खाली पड़ी हुई जमीन का हिस्सा खोदने को बोलता है। अरे जीवन, जरा उस कोने में भी खोद देना, वहाँ बहुत झाड़ियाँ उगाई है। नहीं मालिक, मैं वहाँ काम नहीं करूँगा, वहाँ सांप भी हो सकता है। मेरा परिवार है, बाल बच्चे हैं, मुझे कुछ हो गया तो इनका क्या? मैं भी नहीं करूँगा मालिक, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, मुझे मेरी जान प्यारी है। मनोज मन का साफ इंसान था, इसलिए उसने दोनों से कोई जबरदस्ती नहीं की। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद कर दूंगा, तुम दोनों बाकी हिस्सों में काम करो। मनोज अपने हाथों में औजार लेकर जमीन में खुदाई करने लगता है। कुछ देर जमीन खोदने के बाद मनोज को पत्थर जैसी कठिन चीज महसूस होती है। मनोज तुरंत अपना खुदाई का काम रोक देता है। ये कोई कीमती चीज लगती है। कीमती चीज समझकर मनोज अपने हाथों से आसपास की मिट्टी हटाने लगता है। कुछ देर मिट्टी हटाने के बाद मनोज को कोई गोल आकार की कठिन काली चीज दिखाई पड़ती है। धीरे धीरे जैसे जैसे उस चीज से मिट्टी हटने लगती है, मनोज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। मनोज अचानक से उठकर दोनों हाथ ऊपर लेकर नाचने लगता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वो बस नाचते हुए एक ही चीज बोले जा रहा था, बम बम भोले, बम बम भोले। मनोज को खुशी से नाचता देख बगल में काम कर रहा रमेश वहाँ आ जाता है और साथ ही सारे मजदूर वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ मनोज? लगता है मालिक सठिया गए हैं। अरे रमेश, शिवजी मिले हैं, वो देख मेरी जमीन में है, बम बम भोले, बम बम भोले। सब लोग एक दूसरे को धक्का देकर उस गड्ढे की तरफ आने लगे। मनोज को अपने खेत में कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक प्राचीन शिवलिंग मिला था। शिवजी की कृपा देखकर सारे लोग बहुत खुश हो गए। ये बात हवा की तेजी के साथ दूर दूर गांवों शहरों तक जाने लगी और आखिर ये बात पुरातत्व विभाग के अफसरों के पास पहुंची। पुरातत्व विभाग के कुछ अफसर शिवलिंग की जांच करने गांव में आने वाले थे, इसलिए सारे गांव वाले पहले ही शिवलिंग के पास इकट्ठा हो चुके थे। शिवलिंग की जांच करने के बाद अफसर मनोज को अपने पास बुलाते हैं। यहाँ पर मनोज कौन है जिसकी ये जमीन है? मैं हूँ साहब। देखिए, आपको मिला हुआ यह शिवलिंग कम से कम 200 साल पुराना है, तो सरकार ने ये फैसला लिया है
कि हम आपकी ये ज़मीन खरीद कर यहाँ एक बड़ा मंदिर बनाएंगे। बोलिए, आपको कितने पैसे चाहिए ज़मीन के बदले? नहीं साहब, हम तो आम आदमी हैं। शिव जी की कृपा हम पर हुई वही बहुत है। आप केवल हमको मंदिर बनवा कर दे दीजिए, बाकी देखरेख हम कर लेंगे। मनोज ने बिल्कुल भी लालच नहीं किया और सरकार से हाथ मिलाकर अपनी जमीन पर मंदिर बनवाया। 1 साल के अंदर ही मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हुआ और दूर दूर से लोग गांव में शिव दर्शन के लिए आने लगे ताकि उनको भी शिव जी की कृपा प्राप्त हो। मंदिर का सारा काम मनोज खुद देखता था। मंदिर में आ रही भीड़ से शिवधाम गांव में रोजगार बढ़ने लगा। गांव वाले अपनी छोटी मोटी दुकान मंदिर के आसपास ही खोलने लगे। लोगों के दान मात्र से ही मनोज के पास मंदिर चलाने के लिए बहुत सारी जमा पूंजी हो गई। सारी चीजें सही चल रही थीं, पर गोलू और उसके दोस्तों की नजर मनोज के पास रखे पैसों पर थी। एक दिन रोज की तरह गोलू और उसके दोस्त नशे में धुत चौराहों पर बैठे थे। देखा गोलू भैया, अपना तो खर्चा पानी बंद कर दिया, पर मनोज खुद कितना पैसा कमा रहा है। मैंने सुना है हजारों में कमाता है। लाखों में भैया, पर आप भी क्या कर सकते हैं। मैं बताता हूँ, यहाँ आओ। गोलू अपने दोस्तों के साथ मिलकर मनोज से पैसे छीनने की पूरी योजना बनाता है। उसी रात अचानक से मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगती हैं। न कोई हवा न कोई तूफान, फिर भी मंदिर की घंटियां दाएं बाएं हिल रही थीं। सारे गांव वाले मंदिर की आवाज सुनकर आधी रात को मंदिर में आ जाते हैं। गोलू के सारे दोस्त भी वहां आ जाते हैं। किसी ने तो घोर पाप किया है, वरना बिना हवा के और झुलाए बिना घंटी कभी बजती है क्या? सही कहा तूने, जरूर इस मनोज ने दान के पैसे हड़प लिए होंगे। नहीं नहीं, आप चाहो तो मेरे सारे पैसे रख लो, मुझे कोई लालच नहीं है। तो घंटियां अचानक कैसे बज सकती है? ये बोलकर गोलू का दोस्त मंदिर के पीछे छिपे दोस्त को आंख मारता है, जिसने जानबूझकर घंटियां बजाई थीं। असल में गोलू की मनोज के खिलाफ ये एक चाल थी जो नाकाम हो रही थी। मैं मनोज को जानता हूँ, वो पैसों के लिए ऐसा नहीं करेगा। जरूर हम गांव वालों से ही कुछ गलती हुई है, जिससे शिवजी गुस्सा हो गए हैं। सुबह होते ही हमें किसी विद्वान से पूछना होगा कि हमसे क्या गलती हुई है और हम इसे सुधारे कैसे। अभी के लिए तो आप सब जाकर सो जाओ, कल सुबह बात करते हैं। सारे गांव वाले उस गलती के बारे में सोचने लगे जो उन्होंने कभी की ही नहीं थी। सुबह होते ही सारे गांव वाले एक एक करके मंदिर के पास आ चुके थे। मंदिर के पास एक बाबा, जिन्होंने शिवजी जैसी मालाएं, कपाल पर सफेद भस्म मानो कोई शिवजी का रूप हो, लंबे घने बाल और जटाओं को धारण किए ध्यानावस्था में बैठे थे। इन लोगों में मनोज कौन है? जी बाबा। मूर्ख इंसान, तुझे इतना भी नहीं पता कि शिवजी को क्या चीजें पसंद है। मुझसे गलती हो गई बाबा शिव जी की सेवा करने में। अब आप ही कोई उपाय हो तो बताइए। यहाँ आओ तुम तेजस्वी बालक, जाओ और जो जो चीजें मैं बोलता हूँ वो लेकर आओ, और पैसे इस लालची इंसान से लेना जो दान का सारा पैसा खा रहा है। गोलू के दोस्त बाबा के कहने पर मनोज से पैसे लेकर शराब की दुकान से दारू और भी कुछ नशे की चीजें लेकर आते हैं। शिवजी की ऐसी पूजा विधि से गांव वाले पूर्णतः अनजान थे। गोलू के दोस्त सारी नशे की चीजें बाबा को सौंप देते हैं। मेरे शिवजी का अपमान किया है आपने, किसी ने भी उनकी सेवा ठीक से नहीं की। ऐसे बोलकर बाबा सारा नशे का सामान सामने रखकर ध्यान लगाते हैं। अरे गोलू भैया नजर नहीं आ रहे हैं कहीं? बेवकूफ, ये बाबा ही तो है हमारे गोलू भैया। गजब टोपी बाज आदमी है भैया। हर हर महादेव। भोले बाबा आप सबसे नाराज है, इसलिए ये प्रसाद वो मेरे हाथों से रात को ही ग्रहण करेंगे। तो रात को कोई भी मंदिर के पास नहीं आएगा, वरना गांव में घोर अकाल आ जाएगा। बाबा की बात मानकर सारे गांव वाले घर चले जाते हैं, पर रमेश को बाबा पर शक होने लगता है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, रात को आकर देखना पड़ेगा। रात में रमेश चुपके से मंदिर के आसपास रहकर बाबा पर ध्यान दे रहा होता है। तभी रमेश गोलू के 3 दोस्तों को बाबा के पास जाते देखता है और बाबा को गोलू के दोस्तों के सामने दारू पीता हुआ देखकर रमेश का शक यकीन में बदल जाता है और बाबा का असली रूप बाहर आ जाता है।
वहीं मैं सोचूं ये बाबा सारी नशे की चीजें ही क्यों मांग रहा था। सुबह होते ही इस बाबा का सच गांव वालों को बताऊंगा। रमेश को छोड़कर सारे गांव वाले बाबा के पास आ जाते हैं। बाबा, अब तो सब ठीक है ना? हाँ, अब ठीक है। रमेश मंदिर के दान पेटी से चोरी करता था, इसलिए शिवजी नाराज थे। उसे मैंने गांव से निकाल दिया है। अब चिंता करने की बात नहीं है। पर बाबा, ज्यादा सवाल जवाब मत करो बालक। शिवजी की पूजा का सामान लाओ। शिवजी को मैं अपने भक्ति से प्रसन्न कर रहा हूँ, तो सारी चीजें हर रोज मुझे बिना पूछे लेकर आना और मेरे पास दे देना। फिर एक बार गोलू बाबा बनकर गांव वालों को ठग रहा होता है। अब पूजा रात को होगी, तुम सब घर जाओ। सारे गांव वाले बाबा की बात सुनकर घर जाने के लिए निकल ही रहे होते हैं कि एक साधु उन्हें रोक लेता है। ये साधु अपने शिष्य के साथ दर्शन हेतु शिवधाम आए हुए होते हैं। रुक जाओ सब लोग। क्या आप सबूत दे सकते हैं कि ये चीजें आप शिव जी को ही चढ़ाएंगे? मुझ पर आरोप? क्या मुझे इसकी सफाई देनी पड़ेगी गांव वालों? हाँ, आपको सफाई देनी पड़ेगी। मैंने खुद देखा है गांव वालों, ये लोग कल रात मंदिर के पीछे शराब पी रहे थे और मुझे पता चलने पर मुझे बांध कर रख दिया था। ये तो अच्छा हुआ इस साधु बाबा ने मुझे बचाया। तो क्या हुआ? मैं शिव जी का भक्त हूँ और शिव जी के भक्त शिव जी के अंश होते हैं। मैंने पी लिया तो शिव जी ने भी पी लिया। अरे शिव जी ने तो विष भी पिया था। आप भी थोड़ा चख लो ताकि ये सिद्ध हो जाए कि आप शिव जी के अंश हो। हाँ हाँ, पी लूंगा। है किसी के पास? हाँ, मेरे पास है, ये लीजिए। गोलू का सारा पासा पलट चुका था। डर डर के बाबा बने गोलू ने विष अपने हाथ में लिया। नहीं, मैं तो भूल गया था। मेरा आज निर्जल उपवास है। कोई और काम बोलो, कर दूंगा। इस पाखंडी बाबा की परीक्षा लेने हेतु साधु बाबा अपनी झोली से एक सांप निकालते हैं। शिव जी सांप को भी गले में धारण करते हैं, तुम भी ले लो। ऐसा बोलकर साधु बाबा सांप को गोलू के ऊपर फेंक देते हैं। अरे बचाओ, नहीं बनना रे मुझे बाबा, बचाओ। गोलू और गोलू के दोस्त दुम दबाकर भागते हैं। कुछ गांव वाले उनको पकड़ने उनके पीछे जाते हैं। सारे गांव वाले उस साधु बाबा और उनके शिष्य को धन्यवाद देते हैं। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम गांव वालों को इन पाखंडियों से बचा लिया। बताइए, मैं आपकी सेवा कैसे करूं? बेटा, बस ये अंतर समझ लो कि असली शिव कौन है और नकली कौन है। और रही बात सेवा की, तो हम तो वैरागी है। यहाँ पर दर्शन करने आए थे, बस दर्शन करवा देना। हाँ, आइए मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। मनोज उन दोनों को मंदिर के पास दर्शन हेतु लाता है, पर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे यकीन नहीं होता। वो साधु कोई और नहीं, स्वयं शिव जी और उनका वाहन नंदी थे। और वो जहाँ खड़े थे वहाँ एक त्रिशूल मंदिर के सामने गड़ा दिखाई देता है। मनोज के मुंह से सहज निकल पड़ता है, हर हर महादेव, तेरी लीला सबसे निराली।